हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वोकैबुलरी की इस एक्सरसाइज में, जहां पर पिछले 3 महीनों में जितने भी वर्ड्स मैंने स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप में कवर किए हैं, उन सभी को यहां पर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को 2-3-4 बार केवल ईयरफोन लगाकर अगर सुन भी लें तो आपको ये वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएंगे। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक रिवीजन होगा। इन सभी वर्ड्स को मैं इंस्टाग्राम पे भी आपके लिए कवर करता हूं, तो अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज की। पहला वर्ड आपके सामने है ट्रिकल। ट्रिकल का मतलब होता है बूंद बूंद टपकना, अ स्मॉल फ्लो ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड का बूंद बूंद करके टपकना। जैसे एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। The tears were trickling from his eyes. मैंने नल से पानी टपकने की आवाज सुनी। Past indefinite tense का सेंटेंस, I heard, मैंने सुनी, the trickle of water from the tap. Tap का मतलब नल। नेक्स्ट वर्ड डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है तबाह कर देना, धराशायी करना। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि किसी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया या किसी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। टू डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब ही होता है तबाह कर देना या तोड़ देना, ध्वस्त कर देना। किस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं? बुलडोजर ने 1 घंटे में पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। द बुलडोजर डिमोलिश्ड द होल बिल्डिंग विद इन एन आवर। नई फैक्ट्री बनाने के लिए उसकी पुरानी फैक्ट्री को तोड़ दिया गया। तोड़ दिया गया किसी के द्वारा। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। हिज ओल्ड फैक्ट्री वाज डिमोलिश्ड। डिमोलिश कर दिया गया उसकी पुरानी फैक्ट्री को। क्यों? सो एज टू बिल्ड अ न्यू वन। सो एज टू यानी ताकि एक नई फैक्ट्री बन सके। नेक्स्ट वर्ड अनर्थ। अनर्थ एक वर्ब है, एक क्रिया है जिसका मतलब होता है खोज कर निकालना, किसी बात को उजागर करना। टू रिवील, टू डिस्कवर। आपके खिलाफ हो रहे षड्यंत्र को उन्होंने उजागर किया। उन्होंने उजागर किया। दे अनअर्थ द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट यू। कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र, अगेंस्ट यू यानी आपके खिलाफ। 1998 में लिखा गया एक लेटर इस फाइल से निकाला गया, यानी इस फाइल से उसे खोजा गया, निकाला गया। A letter written in 1998 was unearthed from this file. Next word immortal. Immortal एक नाउन है, एक संज्ञा है। इसका मतलब होता है अमर या अविनाशी, जिसकी कभी मृत्यु ना हो सके, जो कभी खत्म ना हो सके। Undying, deathless. कुछ भी ऐसा नहीं है जो खत्म ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी अमर नहीं है। Nothing is immortal. केवल हमारा शरीर खत्म होता है, आत्मा अमर है। ओनली आवर बॉडी डाइज। केवल हमारी बॉडी खत्म होती है यानी मर जाती है। सोल इज इमोर्टल। आत्मा अमर है। नेक्स्ट वर्ड पेरिश। पेरिश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है नष्ट हो जाना। टू कम टू एन एंड, टू डाई। केवल हमारा शरीर खत्म होता है, आत्मा अमर है। जिस तरह से पिछले वर्ड में मैंने आपको ये सेंटेंस दिया, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ओनली आवर बॉडी पेरिशेस, सोल इज इमोर्टल। केवल हमारी बॉडी पेरिश हो जाती है यानी नष्ट हो जाती है, मर जाती है। सोल इज इमोर्टल। सब कुछ समय के साथ खत्म हो जाएगा, कुछ भी अमर नहीं है। एवरीथिंग विल पेरिश विद टाइम, नथिंग इज इमोर्टल। कन्वीन। कन्वीन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बुलाना या आयोजित करना। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि कोई मीटिंग कन्वीन की गई, बुलाई गई। टू कॉल अप या फिर आप कह सकते हैं टू अरेंज। हमारे बॉस ने कल एक मीटिंग बुलाई थी। आवर बॉस हैड कन्वीन्ड अ मीटिंग यस्टरडे। इस अवसर पर एक पार्टी आयोजित की गई। A party was convened on this occasion. यहाँ पर आप convene की जगह arrange भी कह सकते थे। A party was arranged on this occasion. Next word cultivate. Cultivate एक verb है, मतलब होता है खेती करना या विकसित करना। To grow or to develop. यहाँ तंबाकू की खेती होती है। Tobacco is cultivated here. उसने अपने अच्छे कर्मों से अपनी छवि को बढ़ाया, यानी अपनी इमेज को बढ़ाया। He cultivated his image with his good deeds. Good deeds, अच्छे कर्म।
एक्सटेंसिवली ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बड़े पैमाने पर या विस्तार से। ब्रॉडली या वाइडली आप कह सकते हैं। इस टॉपिक को उस वीडियो में विस्तार से बताया गया है किसी के द्वारा, किसके द्वारा नहीं बताया गया। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। आप इस सेंटेंस को बनाएंगे, दिस टॉपिक हैज बीन कवर्ड, ये टॉपिक कवर किया गया है। पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन का आप यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन। दिस टॉपिक हैज बीन कवर्ड इन दैट वीडियो एक्सटेंसिवली। इस गांव में आलू की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती है, यानी विस्तार से की जाती है, विस्तृत पैमाने पे की जाती है। पोटैटो इज कल्टिवेटेड एक्सटेंसिवली इन दिस विलेज। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बड़े पैमाने पर की जाती है किसी के द्वारा। एंग्जाइटी ये एक नाउन है, इसका मतलब है घबराहट या चिंता, किसी बात से चिंतित होना, घबराना, घबराहट होना, कंसर्न करना, उस चीज के बारे में चिंतित होना। मैंने उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट महसूस की। आई फेल्ट सम एंग्जाइटी इन हर वॉइस। जितना मैं एवरेस्ट के पास पहुंचा मेरी घबराहट बढ़ती गई। एज आई रीच्ड क्लोजर टू द एवरेस्ट माई एंग्जाइटी इंक्रीज्ड। मेरी एंग्जाइटी यानी मेरी घबराहट बढ़ गई। नेक्स्ट वर्ड परसिक्यूट। परसिक्यूट एक वर्ब है जिसका मतलब है सताना या अत्याचार करना। टू ऑप्रेस या टू टॉर्चर आप कह सकते हैं इंग्लिश में। राजा ने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया। द किंग परसिक्यूटेड द इनोसेंट पीपल। इनोसेंट का मतलब निर्दोष। उसे सताया गया ताकि वो उकसे और कोई गलती कर बैठे। उकसे यानी भड़क जाए। He was persecuted so as to provoke him and make him commit a mistake. So as to ताकि provoke him उसे provoke किया जाए, यानी वो उकसे। provoke का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। and make him commit a mistake। make ये एक causative verb के रूप में यहाँ पर यूज किया गया है। commit a mistake, mistake करना को आप कहते हैं commit a mistake। प्रोवोक जो मैंने अभी आपको बताया ये एक वर्ब है, भड़काना या उकसाना इसका मतलब होता है। और इंग्लिश में अगर आप इसके सिनोनिम्स की बात करें, टू एग्रीवेट, टू मेक एंग्री। एग्रीवेट करना यानी उकसाना, टू मेक एंग्री गुस्सा दिलाना, भड़काना। आप मुझे उसके खिलाफ मत भड़काइए। डोंट प्रोवोक मी अगेंस्ट हिम। जानवर तब तक नहीं मारते जब तक उन्हें उकसाया ना जाए। द एनिमल्स डोंट अटैक unless provoked। eradicate जड़ से उखाड़ना यानी किसी चीज को खत्म कर देना। to remove या to eliminate आप कह सकते हैं। सेंटेंसेस देखिए आपके सामने हैं। उसका लक्ष्य गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकना है, यानी वो गरीबी को खत्म करना चाहता है। His ambition is to eradicate poverty। इसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। It can't be eradicated easily। इसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा। ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर कैन के साथ बी का यूज किया गया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इरेडिकेट की थर्ड फॉर्म इरेडिकेटेड का यूज। सम्चुअस शानदार या आलीशान, जिसे आप इंग्लिश में अमेजिंग या फैंटास्टिक भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसका एक आलीशान फार्म हाउस है। He has a sumptuous farmhouse। ये एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट है। बेहतरीन यानी शानदार ब्रेकफास्ट है, तो आप कह सकते हैं दिस इज अ sumptuous breakfast। नेक्स्ट वर्ड असेस। असेस का मतलब है आंकना या आकलन करना, किसी को इवेल्युएट करना। टू इवेल्युएट। एग्जाम्पल देखिए किस तरह के सेंटेंसेस में आप यूज करते हैं। केवल एक एक्सपर्ट ही आपकी प्रतिभा का आकलन कर सकता है, यानी हर कोई नहीं कर सकता है, केवल एक एक्सपर्ट कर सकता है। वही जान सकता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, उसको असेस कर सकता है। ओनली एन एक्सपर्ट कैन असेस योर टैलेंट। तुम उसके प्यार को पैसे से नहीं तोल सकते, यानी आप उसके प्यार का आकलन पैसे से नहीं कर सकते। यू कैनॉट असेस हिज लव फॉर मनी। नेक्स्ट वर्ड हैजर्ड। हैजर्ड का मतलब है जोखिम या खतरा, जिसे आप डेंजर कहते हैं। गंदगी वाली जगहों में पानी पीना जोखिम भरा है। इस वर्ड को यूज करने का एक बहुत ही टिपिकल तरीका होता है। देखिए सेंटेंस के माध्यम से हो सकता है आप इस बात को बेहतर समझ पाएं।
To drink water at non-hygienic places is a health hazard. जरूरत से ज्यादा इसका प्रयोग वातावरण के लिए ठीक नहीं है, यानी वातावरण के लिए जोखिम भरा है, खतरा है। Its excessive use, इसका excessive use, excessive का मतलब जरूरत से ज्यादा। Its excessive use is an environmental hazard. Next word आपके सामने है elongate, लंबा बनाना। To make long, अपने भाषण को लंबा मत खींचो। Don't elongate your speech. आप यहाँ पे कह सकते थे don't make your speech long, लेकिन आपने elongate वर्ड का यूज किया, आप कहते हैं don't elongate your speech. वो किसी भी बात को लंबा करके बताता है, यानी वो अपनी बातों को लंबा कर देता है, अपनी बातों को लंबा खींच देता है। He elongates his talks. Next word veracity. Veracity का मतलब होता है सच्चाई, truthfulness. तुम्हारे प्रति उसके प्यार की सच्चाई पर हम शक नहीं कर सकते। We can't doubt the veracity of his feelings for you. आपने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है साबित करो। Prove the veracity of your allegations. Allegation का मतलब होता है आरोप। Prove करो अपने आरोपों की सच्चाई को, जो आरोप आप लगा रहे हैं उसे प्रूव करो। नेक्स्ट वर्ड ensure, सुनिश्चित करना। To make certain, to make sure. पहले ये पक्का कर लो कि कोई आसपास तो नहीं है, यानी पहले ये सुनिश्चित कर लो। First you ensure that no one is around. मैं सुनिश्चित कर लूंगा कि मुझे रोज क्लास में उपस्थित रहना है, यानी मुझे रोज क्लास अटेंड करनी है। I will ensure to attend the class every day. नेक्स्ट वर्ड इज एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, इम्प्रेसिव। उसके बालों का स्टाइल अक्सर बहुत खूबसूरत होता है। हर हेयर स्टाइल इज ऑफन वेरी एलिगेंट। आपने ये कितने अच्छे से बताया, यानी कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। हाउ एलिगेंट यू एक्सप्लेन्ड इट। नेक्स्ट वर्ड अस्टाउंड, चकित करना, चौंका देना। टू सरप्राइज या टू शॉक। मैं अपनी प्रतिभा से सबको चौंका सकता हूं। आई कैन अस्टाउंड एवरीवन विद माई टैलेंट। अंधेरे में उसके अचानक सामने आ जाने से मैं बुरी तरह डर गया, यानी वो अचानक से सामने आया और मैं बुरी तरह डर गया, चौंक गया। His sudden appearance in dark astound me badly. Badly यानी बुरी तरह, astound me यानी मुझे चौंका दिया उसने। किसने? His sudden appearance in dark. So as to, ये एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है ताकि। ताकि का सेंस आता है किसी सेंटेंस में, ताकि ये हो जाए, ताकि वो हो जाए, ताकि ये हो पाए, जिसके लिए आप so that या in order to का भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने, मैं बहुत पढ़ता था ताकि अच्छे नंबर ला पाऊं। पढ़ना एक एक्शन वर्ब है जिसके साथ ता ते ती लगा है, उसके बाद था थे थी आया है, तो यहाँ पर यूज्ड टू मॉडल का आप यूज करते हैं। I used to study a lot so as to score good marks. या फिर इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी कह सकते हैं, I used to study a lot in order to score good marks. या फिर I used to study a lot so that I could score good marks. उसने मेरा साथ दिया ताकि मैं भी उसका साथ दूं। साथ देने को आप सपोर्ट कह सकते हैं या फिर स्टैंड बाय। एक फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाता है। He stood by me so as to have my support too, या फिर आप कह सकते हैं He stood by me in order to have my support too, या फिर He stood by me so that I support him too. नेक्स्ट वर्ड मैनिपुलेट। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हेर फेर करना या जोड़ तोड़ करना। टू डिस्टॉर्ट या टू ऑल्टर आप कह सकते हैं। जैसे आप किसी फैक्ट को जोड़ तोड़ कर देते हैं, बात कुछ और थी, आपने उसको तोड़ मरोड़ के कुछ और बना दिया। एग्जाम्पल देखिए, उसने मेरी बात को जोड़ तोड़ कर आपके सामने रखा, यानी जो मेरी बात थी उसको उस तरह से नहीं बल्कि थोड़ा सा अलग तरीके से आपके सामने रखा। He manipulated my words and conveyed to you. आपने अपनी कमाई और खर्चों को हेरफेर करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर दिखाया है। You have manipulated your income and expenditure to show your performance better. आपने मैनिपुलेट किया है किसे?
योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर को, कमाई और खर्चों को क्या करने के लिए? टू शो योर परफॉर्मेंस बेटर, दिखाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को बेटर। नेक्स्ट वर्ड कंड्यूसिव, ये एक नाउन है, इसका मतलब है अनुकूल या सहायक, जिसे आप कह सकते हैं हेल्पफुल। ये आपके बच्चे के लिए अनुकूल माहौल नहीं है। दिस इज नॉट अ कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर योर चाइल्ड। रोज एक्सरसाइज करना हमारे दिमाग और बॉडी के लिए अनुकूल है, यानी अच्छा है, सहायक है, जिससे हमारे दिमाग और बॉडी को हेल्प मिलती है। टू एक्सरसाइज एवरी डे इज कंड्यूसिव फॉर आवर माइंड एंड बॉडी। नेक्स्ट वर्ड कंपैटिबल, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संगत या अनुरूप। जैसे कई बार आप कहते हैं ना कि ये मोबाइल मेरे लैपटॉप से कंपैटिबल है, यानी ये मेरे लैपटॉप पे कनेक्ट हो सकता है, उसके साथ जुड़ सकता है, उसको अपना डेटा ट्रांसफर करने दे सकता है। रेलेवेंट, हमें एक दूसरे का साथ भाता नहीं है, संगत हमें एक दूसरे की भाती नहीं है, यानी हम कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ। वी आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर। ये सॉफ्टवेयर मेरे मोबाइल के अनुरूप नहीं है। दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट कंपैटिबल टू माई मोबाइल। नेक्स्ट वर्ड प्रिवलेंट, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रचलित या काफी अधिक, जो कि बहुत पॉपुलर है। इस शहर में इंग्लिश काफी बोली जाती है, यानी इंग्लिश यहाँ पर काफी प्रेवलेंट है, पॉपुलर है। इंग्लिश स्पीकिंग इज प्रेवलेंट इन दिस सिटी। यहाँ सिगरेट पीने वाले काफी हैं। सिगरेट स्मोकिंग इज प्रेवलेंट हियर। नेक्स्ट वन, फॉर अ लॉन्ग, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है जिसका मतलब है लंबे समय से या लंबे समय के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम। राम काफी देर ठहरने के लिए मेरे घर आया। राम केम टू माई होम टू स्टे फॉर अ लॉन्ग। वो काफी समय से यहाँ है। He has been here for a long। कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यहाँ पर is का यूज क्यों नहीं हुआ। He is here for a long। He has been here मैंने क्यों कहा? होता ये है कि काफी समय से, जब आप किसी समय से की बात करते हैं तो वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंस आता है, हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड अपब्रिंगिंग, ये एक नाउन है जिसका मतलब है पालन पोषण या परवरिश, जिसे आप कह सकते हैं ब्रीडिंग। आपका स्वभाव और व्यवहार काफी हद तक आपकी परवरिश पर निर्भर करता है। योर नेचर एंड बिहेवियर लार्जली डिपेंड ऑन योर अपब्रिंगिंग। उनका पालन पोषण विपरीत परिस्थितियों में होता है, यही उन्हें मजबूत बना देता है। देयर अपब्रिंगिंग टेक्स प्लेस इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। एडवर्स का मतलब है विपरीत या जो अनुकूल नहीं है। सर्कमस्टेंसेस यानी हालात या परिस्थितियां। दैट्स व्हाट मेक्स देम स्ट्रॉन्ग, यही उन्हें बना देता है क्या? स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड ब्रीच, ये एक वर्ब है जिसका मतलब है उल्लंघन करना, टू ब्रेक, या फिर आप कह सकते हैं टू वायलेट। आपने अक्सर सुना होगा कि कंपनी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आपको ब्रीच नहीं करना है, जिनका आपको उल्लंघन नहीं करना है। तो देखिए सेंटेंस आपके सामने हो सकता है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा, यानी जो नियम हमारे बीच में बने हुए थे कॉन्ट्रैक्ट में, उसको मैंने ब्रीच नहीं किया, ब्रेक नहीं किया। आई डिड नॉट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। भूल के भी कंपनी के नियमों को मत तोड़ना। डोंट डेयर टू ब्रीच कंपनीज रूल्स। डोंट डेयर यानी हिम्मत मत करना, टू ब्रीच कंपनीज रूल्स, कंपनी के नियमों को तोड़ने की। नेक्स्ट वर्ड लेसन, ये एक वर्ब है जिसका मतलब है कम कर देना। लेस का मतलब होता है कम, लेस से बना है लेसन जो कि एक वर्ब है कम कर देना, टू मेक लेस, या फिर आप कह सकते हैं टू डिमिनिश। डिमिनिश एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कम कर देना, किसी प्रभाव को कम कर देना। इस दवाई ने मेरा दर्द कम कर दिया। दिस मेडिसिन लेसन्ड माई पेन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। लेसन एक वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म है लेसन्ड। बच्चों को आसपास खेलते देखना टेंशन कम कर देता है। यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है? टेंशन को कौन कम कर देता है? बच्चों को आसपास खेलते देखना, ये पूरा मेरा सब्जेक्ट है। Seeing the kids playing around lessens one's tension। One's tension इसका मतलब क्या है? One's का जब आप यूज करते हैं सबके लिए वो अप्लाई होता है, सबकी टेंशन, चाहे वो आपकी टेंशन हो मेरी टेंशन हो, यानी हर किसी की टेंशन को कम कर देता है बच्चों का आसपास खेलते देखना। शर्क जिसका मतलब होता है जी चुराना।
टू अवॉइड ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू नेग्लेक्ट या टू अवॉइड आप कह सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कोई काम दिया, मैंने कहा कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आपने क्या किया, उस काम से जी चुरा लिया, यानी आपने उस काम को टाल दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, अवॉइड किया। तो किस तरह के सेंटेंस देखिए हो सकते हैं। मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता, आई नेवर शर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं काम से भाग नहीं रहा हूं, यानी मैं काम से जी नहीं चुरा रहा हूं। आई एम नॉट शर्किंग द वर्क। पर्सपेक्टिव, जिसका मतलब होता है दृष्टिकोण या नजरिया। मेरे नजरिए में इस प्रॉपर्टी के रेट तेजी से बढ़ेंगे, यानी मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टिकोण में इस प्रॉपर्टी के रेट तेजी से बढ़ेंगे। इन माई पर्सपेक्टिव द रेट ऑफ दिस प्रॉपर्टी विल इंक्रीज क्विकली। चीजों को देखने का आपका नजरिया या आपका दृष्टिकोण आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। Your perspective to see things depends on your surroundings. Next word bid. दो मीनिंग है इसके। एक है बोली लगाना, जैसे अक्सर आप सुनते हैं कि इसकी बोली लगाई गई, इस घर को बेचा गया, उसकी बोली लगाई गई, या अभिवादन करने के लिए भी आप बिड का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं बोली लगाना से रिलेटेड। मैं इस पेन के लिए केवल 50 रुपए की बोली लगा सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। I can only bid 50 rupees for this pen, no higher than this. इसी तरह का एक एग्जाम्पल देखिए अभिवादन करना के लिए। अभिवादन करना यानी किसी को ग्रीट करना। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, ये अभिवादन करना है। जब आप उस व्यक्ति से विदा लेते हैं तो आप क्या कहते हैं, गुड बाय। शाम को मिलते हैं गुड इवनिंग, दोपहर में मिलते हैं तो आप कहते हैं गुड आफ्टरनून। किसी को आप नमस्ते करते हैं, हेलो कहते हैं, हाय कहते हैं, ये सब ग्रीटिंग है। तो देखिए किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है। उसने मुझे गुड बाय किया या गुड बाय कहा और चला गया। उसने मुझे गुड बाय किया, आया गया, उठा बैठा, सोया रोया, हंसा जागा, उसने ये काम किया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आप यहाँ पर बिड का यूज जब करेंगे तो बिड की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे बेड। ही बेड मी गुड बाय एंड लेफ्ट। इसी तरह से अगर मान लीजिए कभी आपको किसी को कहना है कि उसने मुझे गुड मॉर्निंग कहा, तो आप कह सकते हैं ही बेड मी गुड मॉर्निंग। उसने मुझे गुड इवनिंग कहा, ही बेड मी गुड इवनिंग। नेक्स्ट वन, रन आफ्टर। रन आफ्टर का यूज आप पीछे लगना या पीछे भागना के सेंस के लिए करते हैं। वो मेरे पीछे पीछे फिर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली दौड़ रहा हो आपके पीछे कि आप रन का यूज करें, लेकिन किसी बात को लेकर वो मेरे पीछे पीछे फिर रहा है। ही इज रनिंग आफ्टर मी। पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा। डोंट रन आफ्टर मनी, मनी विल रन आफ्टर यू। नेक्स्ट वर्ड, अप्रोच। अप्रोच के दो मीनिंग हैं। एक है पहुंचना या फिर दूसरा है दृष्टिकोण या नजरिया। मुझे लगता है कि तापमान आज 100 डिग्री पहुंचेगा, यानी 100 डिग्री को अप्रोच करेगा, वहां तक, उस लेवल तक अप्रोच करेगा। आई एक्सपेक्ट टेम्परेचर टू अप्रोच 100 डिग्रीज टुडे। इस मुद्दे पर आपका क्या दृष्टिकोण है? What is your approach in this matter? यहाँ पर अप्रोच की जगह आप दृष्टिकोण या नजरिए के लिए पर्सपेक्टिव का भी यूज कर सकते थे। What's your perspective in this matter? Fond of, शौकीन होना। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप जिस चीज के शौकीन हैं, अगर आप किसी काम को करने के शौकीन हैं, तो जो काम आप करने के शौकीन हैं उस काम के साथ आईएनजी का यूज किया जाएगा, यानी उस काम, उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज। देखिए किस तरह से, मैं खेलने का शौकीन हूँ। किस चीज का शौकीन हूँ? खेलने का। खेलना तो एक वर्ब है, तो खेलने को आप कहते हैं प्ले। प्ले के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। वो गिटार बजाने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिटार। फ्रेग्रेंस, जिसका मतलब है खुशबू। क्या खुशबू है? What a fragrance! इस फूल की खुशबू बहुत अच्छी है। The fragrance of this flower is very nice. या फिर इसी बात को एक दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, This flower smells great. Retaliate, जिसका मतलब है प्रतिकार करना। हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकती है, क्या मीनिंग है इसका? मान लीजिए आप अपने दोस्त को कुछ गलत कहते हैं, आपका दोस्त आपका विरोध करता है। विरोध करना, रिटेलिएट करना। यूनियन ने हड़ताल के माध्यम से कंपनी के फैसले का विरोध करने की धमकी दी। The union threatened to retaliate the company's decision by calling a strike.
किस चीज की धमकी दी? टू रिटेलिएट, रिटेलिएट करने की यानी विरोध करने की धमकी दी। मैंने तुरंत उसका विरोध किया। आई रिटेलिएटेड इमीडिएटली। कंसील, जिसका मतलब होता है छिपाना, किसी बात को छिपाना। आपको ये तथ्य लोगों से नहीं छिपाना चाहिए, यानी ये फैक्ट, जो फैक्ट है, ये जो सत्य है, इस बात को लोगों से नहीं छिपाना चाहिए। यू शुडंट कंसील, शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन शुडंट। यू शुडंट कंसील दिस फैक्ट फ्रॉम पब्लिक। हम सत्य को ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। वी कांट कंसील द ट्रूथ फॉर अ लॉन्ग। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का यूज दो सेंस में किया जाता है। एक है के मद्देनजर। के मद्देनजर थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको हिंदी लगती है यहाँ पर। इसका मतलब है ध्यान में रखते हुए, किसी बात को ध्यान में रखते हुए। और दूसरा है के परिणाम स्वरूप, कोई घटना घटी और उसके परिणाम स्वरूप क्या किया गया। मैच फिक्सिंग के परिणाम स्वरूप एक कमेटी बनाई गई। कमेटी कब बनाई गई? मैच फिक्सिंग हुआ और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, तो परिणाम में, उसके परिणाम स्वरूप a committee was formed in the wake of the match fixing. मजदूरों के हितों को मद्देनजर रखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया, यानी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए यानी ध्यान में रखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया। The PM made this decision in the wake of workers' welfare. फैसला लेना को आप कहते हैं मेक अ डिसीजन, तो मेक का यूज करते हैं एज अ मेन वर्ब। तो यहाँ पर फैसला लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसीलिए आपने कहा द पीएम मेड दिस डिसीजन इन द वेक ऑफ, किस बात को ध्यान में रखते हुए? वर्कर्स वेलफेयर, वर्कर्स की भलाई को, उनके हितों को। एडवर्सिटी, इसका मतलब होता है विपत्ति या मुसीबत, परेशानी, गरीबी। विपत्ति इंसान के धैर्य को परखती है। एडवर्सिटी ट्राइज वंस पेशेंस। एडवर्सिटी ट्राई करती है यानी परखती है हमारे पेशेंस को। उसने अपनी मेहनत से अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दिया। He changed his adversity into prosperity with his hard work. Adversity का जिस तरह से मतलब होता है विपत्ति या मुसीबत, prosperity का मतलब होता है समृद्धि या अमीरी। नेक्स्ट वर्ड ऑप्टिमिस्टिक, जिसका मतलब है आशावादी। जब आप कुछ अच्छी उम्मीद करते हैं, वो एक आशावादी इंसान है, उसकी सोच पॉजिटिव है। He is an optimistic person. He has a positive thinking. मैं अपने अच्छे भविष्य के प्रति आशावादी हूँ। I am optimistic to have a bright future. To have का यूज आप कब करते हैं? किसी चीज के पास होने से रिलेटेड। To have a bright future यानी मेरे पास एक ब्राइट फ्यूचर हो, इस चीज के लिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। Acquittal, इसका मतलब होता है दोष मुक्ति, यानी किसी को अपराध से मुक्त कर देना। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि अपराधी को कोर्ट ने मुक्त कर दिया किसी भी अपराध से। उस अपराधी के छूट जाने से हर कोई हैरान था। Everyone was shocked with that criminal's acquittal. एक निर्दोष व्यक्ति का सजा से बच निकलना अच्छी खबर है। Acquittal of an innocent person is a good news. गाइस, इनोसेंट पर्सन का मतलब है निर्दोष व्यक्ति। इनोसेंट, इनोसेंट इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वर्ड आपके सामने है सैडन। सैडन का मतलब होता है दुखी कर देना। जैसे सैड का मतलब है दुखी, सैडन का मतलब है दुखी कर देना। उसने मुझे दुखी कर दिया। He saddened me. ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए सैडन की सेकंड फॉर्म सैडन्ड का यूज किया गया है। ऐसी घटनाएं मुझे दुखी कर देती हैं। सच इंसिडेंट्स सैडन मी। सच यानी ऐसी, इंसिडेंट्स यानी घटनाएं। नेक्स्ट वर्ड इंटेंड टू, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इरादा रखना। आज मेरा तुमसे मिलने का इरादा है, यानी मैं इंटेंड करता हूं आज आपसे मिलने के लिए। आई इंटेंड टू मीट यू टुडे। वो तुम्हें धोखा देने की सोचता है, यानी उसका इरादा है तुम्हें धोखा देने का। ही इंटेंड्स टू चीट यू। नेक्स्ट वन, फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहो। स्टे विद मी फॉर अ व्हाइल। उसने बस थोड़ी देर काम किया। He worked just for a while.
नेक्स्ट वर्ड कॉम्बिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, गेट टू नो। गेट टू नो का यूज कई से आप तब करते हैं जब आप पता चलने की बात करते हैं, किसी चीज के पता लग जाने की। देखिए सेंटेंस आपके सामने है, मुझे उसके बारे में कल ही पता चला। पता चला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई गॉट टू नो अबाउट हर yesterday itself। गॉट टू नो, गेट टू नो की सेकंड फॉर्म, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज किया गया। अबाउट हर, उसके बारे में, yesterday कल, itself का जब आप यूज करते हैं तो सेंस आता है कल ही। जैसे अगर मैं कहूं कि आज ही, तो मैं कह सकता हूं today itself, कल ही, yesterday itself। जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको दुनियादारी का पता चलता है। When you go out, you get to know about life। शॉर्टन का मतलब होता है छोटा करना। देखिए शॉर्ट एक अलग वर्ड है, उसका मतलब है छोटा। शॉर्टन का मतलब है छोटा करना। जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया था सैडन, सैड का मतलब है दुखी और सैडन का मतलब है दुखी करना, वो एक वर्ब है। ठीक उसी तरह से शॉर्टन ये भी एक वर्ब है। इस रोड ने हमारी यात्रा को छोटा कर दिया। दिस रोड शॉर्टन्ड आवर जर्नी। इस लकड़ी को छोटा कर दो। बड़ी सी लकड़ी है आपके पास, आपने कहा इसे छोटा कर दो, तो आप तोड़ेंगे और छोटा कर देंगे। छोटा करने के लिए आप यूज करते हैं शॉर्टन। आप कह सकते हैं शॉर्टन दिस स्टिक। लाइटन का यूज करते हैं आप दो सेंस में, हल्का करना या उजाला करना। मान लीजिए आपके पास कोई भारी सामान है, आप थोड़ा सा सामान हटा लेते हैं और उसको हल्का कर देते हैं, तो हल्का करना लाइटन। और जैसे कमरे में आपने बल्ब जला लिया तो उजाला कर दिया, उजाला करने के लिए भी लाइटन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ये कपड़े निकालकर मैंने अपना बैग हल्का कर दिया है। आई हैव लाइटन्ड माई बैग बाय टेकिंग दीज क्लोथ्स आउट। इस बल्ब से उसने अपने कमरे में उजाला कर दिया। यहां पर उजाला करने का सेंस। He lightened his room with this bulb। स्ट्रेंथन का मतलब है मजबूत बनाना। उसकी बातों ने मुझे हिम्मत दी, यानी मुझे मजबूत बनाया, मेरे अंदर शक्ति भरी, सामर्थ्य भरा। His words strengthened me। तुम्हारा सपोर्ट उसे बुरे दौर में मजबूत बनाता है। Your support strengthens him in adverse situations। रेटल ये एक वर्ब है, यानी क्रिया है, जिसका मतलब होता है खड़खड़ करना, टू डिस्टर्ब या टू बैंग। भूकंप ने खिड़कियों को हिला कर रख दिया, यानी खड़खड़ा दिया, खिड़कियों को खड़खड़ा दिया। The earthquake caused the windows to rattle। कॉज का मतलब होता है कुछ कर देना, किसी काम को कर देना, यानी उस काम को करने का कारण बन जाना। अर्थक्वेक जो है यहाँ पर कारण बन गया विंडोज के रैटल होने का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गुस्से में होने पर उसने बंद दरवाजे को खड़खड़ करना शुरू कर दिया। बीइंग एंग्री होने की वजह से ही स्टार्टेड रैटलिंग द लॉक्ड डोर। इम्पार्शियल ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है निष्पक्ष, अनबायस्ड या फिर अनप्रेजुडिस्ड। एग्जाम्पल देखिए, आपको फैसला लेते वक्त निष्पक्ष होना जरूरी है। यू मस्ट बी इम्पार्शियल व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन। ये निष्पक्ष रवैया नहीं है, आपने उसे 100 रुपए दिए और मुझे केवल 10 रुपए। दिस इज नॉट एन इम्पार्शियल ट्रीटमेंट। यू गेव हिम ₹100 एंड टू मी जस्ट ₹10। फ्रेग्रेंस इसका मतलब है खुशबू। ये एक नाउन है, जैसे आप सेंट या परफ्यूम इसका सिनोनिम आप कह सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत प्यारी थी और वो पूरे दिन रही। इट्स फ्रेग्रेंस वॉज वेरी प्लेजेंट एंड लास्टेड ऑल डे। इस पेड़ के होने से हमेशा खुशबू बनी रहती है। द प्रेजेंस ऑफ दिस ट्री गारंटीज स्वीट फ्रेग्रेंस ऑल द टाइम। यानी इस ट्री की जो प्रेजेंस है वो गारंटी करता है इस चीज की। क्या गारंटी करता है? जब तक ये ट्री है तब तक स्वीट फ्रेग्रेंस रहेगी ऑल द टाइम, इस बात की गारंटी है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है स्ट्राइव। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रयास करना, टू ट्राई। कंपनी शुरुआत से ही आगे बढ़ने के लिए प्रयास किए जा रही है। द कंपनी हैज बीन स्ट्राइविंग टू ग्रो सिंस इट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब बिगिनिंग, जब से शुरू हुई है। मैं हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। आई ऑलवेज स्ट्राइव टू डू समथिंग बेटर। स्कल्पचर इसका मतलब होता है मूर्ति। ये एक नाउन है, जिसे आप शेप, कास्ट, कार्व, इस तरह से आप इसके सिनोनिम्स को याद करते हैं। मैं चिकनी मिट्टी की मूर्तियां बनाता हूँ।
लोग मुझे कुम्हार कहते हैं। आई मेक क्ले स्कल्पचर्स, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी। पीपल कॉल मी पॉटर, लोग मुझे क्या कहते हैं? पॉटर कहते हैं। पॉटर मीन्स कुम्हार। इसी तरह का एक सेंटेंस लेते हैं। मूर्तियों को आमतौर पर लकड़ी, प्लास्टिक, चिकनी मिट्टी या किसी धातु से बनाया जाता है। Sculptures are generally made of wood, plastic, clay or some metal. Despair, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है निराशा, absence of hope. एक प्रेरणा देने वाला भाषण किसी की भी निराशा को उम्मीद में बदल सकता है। A motivational speech can turn one's despair into hope. उसकी आवाज में निराशा थी, शायद इसलिए कि वो एग्जाम में फेल हो गया। His voice had a feeling of despair, maybe because he failed the exam. Gesture, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है इशारा करना या संकेत देना, हिंट देना किसी को। To hint आप कह सकते हैं। उसने मुझे वहां से निकल जाने का इशारा किया। He gestured to me for going from there. ये इस बात का संकेत देता है कि हमारे बीच कितना प्यार है। ये इस बात का संकेत देता है, इस बात को दिखाता है, इस बात का इशारा देता है। It gestures how we love each other. Pang, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है पीड़ा या दुख। Anguish या excessive pain, बहुत ज्यादा दुख को व्यक्त करने की बात है। मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ, शायद मैंने उसके साथ गलत किया। देखिए, आपने किसी के साथ गलत किया, आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। I felt a pang of guilt. I think I did wrong to him. I felt, मैंने महसूस की, a pang of guilt. Guilt यानी दोष, दोषी होने जैसा महसूस किया, दोष की पीड़ा को महसूस किया मैंने। I think, मुझे लगता है, I did wrong to him. मैंने किया गलत उसके साथ। माता पिता से अलग रहना अकेलेपन का एहसास दिलाता है, यानी अकेलेपन की एक पीड़ा होती है। Being away from parents produces a pang of loneliness. Dazzling, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चकाचौंध कर देने वाला। शाइनिंग, ब्राइट, चकाचौंध कर देने वाली लाइट ऐसा कर देती है कि थोड़ी देर के लिए कुछ दिखता नहीं है। A dazzling light makes one's eyes unable to see for a while. उसकी मुस्कुराहट गजब की थी और उसकी पर्सनैलिटी भी। He had a dazzling smile and a superb personality as well. ट्रज, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। ये एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका मतलब है थक कर मन मार कर चलना, बहुत मेहनत करते हुए चलना, मानो आप बहुत थक से गए हो। A laborious walk. सड़क पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था बजाय आगे बढ़ने के, यानी हम मजबूर थे, हम कुछ और नहीं कर सकते थे, हमें उसी बर्फ पे चलना था, चाहे हमें अपना मन मार कर चलना था, भले ही हमें थक कर चलना था, हमें अपने पैरों को घसीट कर चलना था, लेकिन हमें चलना था। The road was totally covered with snow, but we had no option but to trudge through it. We had no option, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, but to trudge, बजाय किसके? ट्रज करने के बजाय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने अपने बेटे को डांटा, उसने गुस्सा दिखाया और रूम से बाहर चला गया। अक्सर आप देखते हैं छोटे बच्चों को आप डांटते हैं तो गुस्सा दिखाते हुए पैरों को घसीटते हुए वहां से चला जाता है। I scolded my son, he pretended to be angry and trudged out of the room. Fraudulent, फ्रॉडुलेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बेईमान या धोखा देने वाला, जिसे आप डिसऑनेस्ट या अनट्रस्टवर्दी भी कह सकते हैं। धोखा देने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो धोखा देती हो, फ्रॉड हो। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, वो एक धोखेबाज व्यक्ति है। ही इज अ फ्रॉडुलेंट पर्सन। या फिर एक्टिविटी से रिलेटेड इंटरनेट पे उसके क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल किए जाने के केस की पुलिस जांच कर रही है, यानी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। The police are investigating the case of a fraudulent use of his credit card on internet. Next word, smirk. ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है बनावटी हंसी, an artificial smile, या फिर आप कह सकते हैं a silly smile. ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पर आपको एक्चुअल में हंसी आती नहीं है, लेकिन आप फिर भी हंसने का नाटक करते हैं। वो अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तो इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं, he gave her wife a smirk. उसने अपनी वाइफ को दी, क्या दी? एक स्मर्क दी। and said, और कहा, क्या कहा? don't worry, I am fine. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, मानो वो मुझे नीचा दिखा रहा हो।
There was a smirk on his face. उसके चेहरे पर एक बनावटी हंसी थी, as if मानो he was looking down on me. Look down on ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना. Calumniate ये एक वर्ब है, एक क्रिया है जिसका मतलब होता है बदनाम करना. और सिनोनिम की बात करें तो टू डिफेम, किसी को डिफेम करना. डिफेम का मतलब किसी को बदनाम करना. दूसरों की बात को केवल सुन करके किसी को बदनाम मत करिए. डोंट calumniate anyone just by listening to what others say. जब आप दूसरों को बदनाम करते हैं तो आपकी खुद की छवि खराब हो जाती है. When you calumniate others, your own image gets spoiled or deteriorated by itself. आपकी इमेज स्पॉइल हो जाती है. स्पॉइल यानी खराब हो जाती है. डिटोरिएट हो जाती है यानी डाउन हो जाती है. एग्जॉस्टिव ये एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है संपूर्ण या पूरा. इसके सिनोनिम्स हैं एंटायर या फिर डिटेल्ड. मुझे यकीन है कि सीबीआई की पूरी इन्वेस्टिगेशन से दोषी का पता चल जाएगा. आई एम श्योर दैट द एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीबीआई विल रिवील द आइडेंटिटी ऑफ द कल्प्रिट. ये पूरी लिस्ट नहीं है, कुछ और नाम अभी आने बाकी हैं. इट्स नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट. ये पूरी लिस्ट नहीं है, कंप्लीट लिस्ट नहीं है. फ्यू मोर नेम्स आर येट टू बी अनाउंस्ड. कुछ और नाम अभी अनाउंस होने बाकी हैं. नेक्स्ट वर्ड फ्लॉ. ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है गलती, और इसे आप मिस्टेक या डिफेक्ट कह सकते हैं. आपके काम में कोई गलती नहीं है. देयर इज नो फ्लॉ इन योर वर्क. क्या आप इस किताब में कोई गलती निकाल सकते हैं? कैन यू स्पॉट एनी फ्लॉ इन दिस बुक? क्या आप स्पॉट कर सकते हैं कोई कमी को? स्पॉट मतलब देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं. स्पॉट कर सकते हैं एनी फ्लॉ इन दिस बुक? इमंस ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अत्यधिक या बहुत ज्यादा, जिसे आप जायंट या ह्यूज कह सकते हैं. अगर आप लगातार मेहनत करते रहे तो आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. यू कैन हैव इमंस इंप्रूवमेंट इन इंग्लिश if you work hard consistently. वह नदी के विस्तार को ध्यान से देख रही थी, यानी नदी की चौड़ाई को. She was gazing at the immense expanse of the river. Immense का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और expanse का मतलब होता है प्रसार. Pathetic ये एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है दयनीय, बहुत ही बुरे हाल. Miserable उसने मेरे डांस को दयनीय कहकर मेरा मजाक उड़ाया. He derided my dancing as pathetic. Deride का मतलब है मजाक उड़ाना. मेरी जिंदगी दयनीय हो चुकी होती अगर आप मेरे साथ न होते. इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं My life would have been pathetic if you hadn't been with me. Pent up ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मन में दबा हुआ, मन में छुपा हुआ. सप्रेस्ड जो दबा हुआ है. वह मेरे मन में दबी हुई भावनाओं को कभी समझ नहीं सका. He could never understand my pent up emotions. My pent up emotions मेरे मन में दबी हुई इमोशंस को. मेरे मन में एक दबी हुई इच्छा है कि मैं अपने माता पिता को दुनिया की सैर कराऊं. I have a pent up desire to make my parents visit the world. नेक्स्ट वर्ड पेनल्टीमेट. ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आखिर से पहले, जस्ट बिफोर द लास्ट, जिसे आप सेकंड लास्ट भी कह सकते हैं. इंग्लिश वर्णमाला में Y आखिर से ठीक पहले आने वाला अक्षर है. Y is the penultimate letter in English alphabet. हफ्ते के 7 दिनों में आखिर से ठीक पहले आने वाला दिन कौन सा है? शनिवार है, यानी सैटरडे है. सैटरडे इज द पेनल्टीमेट डे ऑफ द वीक. टेंड टू ये एक फ्रेजल वर्ब है. टेंड एक वर्ब है, टू एक प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन और वर्ब का कॉम्बिनेशन फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज का होना जाहिर है, ऑब्वियस टू हैपन. ऐसा तो होना लाजमी है. जब आप हारते हैं तो आप ज्यादा सीखते हैं बजाय जीतने के. इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं यू टेंड टू लर्न मोर व्हेन यू लूज देन व्हेन यू विन. ये जाहिर है कि आप ज्यादा सीखते हैं व्हेन यू लूज, जब आप हारते हैं, बजाय किसके? देन व्हेन यू विन, जब आप जीतते हैं. जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आप कम सोते हैं. व्हेन यू बिकम ओल्ड यू टेंड टू स्लीप लेस. प्रॉस्पेरिटी ये एक नाउन है. इसका मतलब होता है समृद्धि या अमीरी, जिसे आप वेल्थ या अफ्लुएंस भी कह सकते हैं.
एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, अमीरी दोस्त बनाती है और गरीबी उन्हें परखती है। प्रॉस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड्स एंड एडवर्सिटी ट्रायस देम। प्रॉस्पेरिटी गेन करती है, बढ़ाती है दोस्तों को, और एडवर्सिटी क्या करती है, उनको ट्राई करती है, यानी उनको परखती है। समृद्धि का मतलब है पैसा और प्रॉपर्टी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स, प्रॉस्पेरिटी का मतलब है क्या, टू हैव मनी एंड प्रॉपर्टी। टू हैव मतलब पास होना, यानी होना, क्या होना, मनी और प्रॉपर्टी होना। नेक्स्ट वर्ड पेसिमिस्टिक। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निराशावादी। आपने अक्सर देखा होगा ऐसा व्यक्ति, उसे पेसिमिस्ट कहते हैं जो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिविटी जो है वो पेसिमिस्टिक अप्रोच है या ग्लूमी, इसे आप कह सकते हैं। वो एक निराशावादी इंसान है, उसकी सोच नेगेटिव है। He is a pessimistic person. He has a negative thinking. निराशावादी मत बनिए, आशावादी बनिए। Don't be pessimistic. Pessimistic मत बनिए। Be optimistic. Acquire ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्राप्त करना या अधिकार में ले लेना, अधिकार कर लेना। To capture आप कह सकते हैं। उसने सारी जमीन अपने अधिकार में ले ली, यानी सारी जमीन पर अपना अधिकार कर लिया। He acquired the whole land. ये मकान 2002 में सरकार के द्वारा अपने कब्जे में लिया गया था। This house had been acquired by the government in 2002. Addicted एडजेक्टिव है, यानी एक विशेषण है जिसका मतलब होता है आदी होना। क्या होता है आदी होना? To be in the habit of something. किसी चीज की हैबिट में होना। मैं इसका आदी नहीं होना चाहता। I don't want to be addicted to it. वो सिगरेट पीने का आदी हो गया है। He is addicted to smoking. Next one, look forward to. ये एक prepositional phrase है जिसका मतलब होता है उम्मीद करना या खुशी से प्रतीक्षा करना। To want यानी चाहना। मैं आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आप इस प्रॉपर्टी को खरीदने की उम्मीद कर सकते हैं। यू कैन लुक फॉरवर्ड टू बाइंग दिस प्रॉपर्टी। आप में से कई स्टूडेंट्स ये भी सोचते होंगे कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद जो वर्ब आ रही है उसकी आईएनजी फॉर्म का यूज क्यों हुआ? टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर आपको इसका कंफ्यूजन हो तो जेरंड और इन्फिनिटिव्स के उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखिए। नेक्स्ट, फॉर इंस्टेंस। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है उदाहरण के लिए या माना। माना जैसे सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते हैं, माना आपके पास पैसे ना हो, माना वहां कोई ना हो, इस तरह के सेंटेंसेस जिसे आप फॉर एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। माना आपके पास पैसे ना हो, अब आप क्या करोगे? फॉर इंस्टेंस, यू हैव नो मनी, व्हाट वुड यू डू नाउ? माना वहां कोई ना हो, ऐसे में आप डर जाओगे। फॉर इंस्टेंस, देयर इज नो वन, यूड बी स्केयर्ड देन। इसी तरह की एक और फ्रेजल वर्ब देखिए, कम टू नो। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, जैसे गेट टू नो भी आप कह सकते हैं। मुझे उसके बारे में कल ही पता चला। आई केम टू नो अबाउट हर यस्टरडे इटसेल्फ। यहाँ पर आप गेट टू नो का भी यूज कर सकते थे। आई गॉट टू नो अबाउट हर यस्टरडे इटसेल्फ। जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको दुनियादारी का पता लगता है। व्हेन यू गो आउट यू कम टू नो अबाउट लाइफ। या फिर गेट टू नो के साथ अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊं, व्हेन यू गो आउट यू गेट टू नो अबाउट लाइफ। नेक्स्ट वन, एज अ कोरोलरी टू दैट। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप। ड्यू टू विच, के कारण, किसके कारण। अभी देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैं रोज दौड़ने जाता हूँ जिसकी वजह से मुझ में अच्छा स्टेमिना है। आई गो फॉर रनिंग एवरी डे, एज अ कोरोलरी टू दैट आई हैव गुड स्टेमिना। या फिर एज अ कोरोलरी टू दैट की जगह आप कह सकते हैं ड्यू टू विच आई हैव गुड स्टेमिना। वो अच्छी पढ़ाई करता है इसीलिए उसने पहली ही बार में एग्जाम पास कर लिया। इसीलिए परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? अच्छी पढ़ाई करने के परिणाम स्वरूप। ही स्टडीज वेल, वो अच्छी पढ़ाई करता है। एज अ कोरोलरी टू दैट, उसके परिणाम स्वरूप ही पास्ड द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। उसने पास कर लिया किसे? एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है विल। ये वो विल नहीं है जिसे आप एज अ वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पर जो विल मैं आपको बता रहा हूँ ये एक नाउन है, एक वर्ड है जो कि एक नाउन है। इसके दो मतलब हैं, एक है इच्छा और दूसरा है वसीयत। आपने अक्सर देखा होगा कि वसीयत छोड़ के गया कोई, वो वसीयत जो होती है ना उसे विल कहते हैं। इच्छा को आप वांट भी कहते हैं,
और वसीयत को आप एक रिटन डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, अ रिटन डॉक्यूमेंट। इस वसीयत के अनुसार इस पैतृक संपत्ति पर आपका कानूनी हक है। एज पर दिस विल यू हैव लीगल राइट्स ऑन दिस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पैतृक। मैं आप पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता। आई कांट इम्पोज माई विल ऑन यू। अब देखिए आज का लास्ट वर्ड जो कि है इनक्रेडिबल। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल। उसने मैच में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। ही हैड एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस इन द मैच। आपके जबरदस्त सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यानी बहुत ज्यादा सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर इनक्रेडिबल सपोर्ट। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि देश के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक मैं इन वीडियोस को पहुंचा सकूं। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।